बीते दिनों खतौली थाना क्षेत्र के गांव सरदन निवासी युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला और युवक को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने षड्यंत्र के तहत युवक की हत्या की थी। वहीं एसपी सिटी ओमवीर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक अरुण के गांव की एक महिला के साथ अवैध संबंध थे, जहां महिला को अरुण के शादीशुदा होने की बात पता चली, जिसके बाद महिला ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या का षड्यंत्र रचा और उसे गाँव मुबारकपुर के जंगलों में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिस पर खतौली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जाँच पड़ताल के दौरान महिला और उसके एक साथी को पकड़ लिया। वहीं एक अभियुक्त अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। 25 तारीख में खतौली कस्बे से एक नवयुवक जिसका नाम अरुण था वो गायब हुआ था, जिसकी 26 तारीख में डेड बॉडी मिली थी 2-2:30 बजे मुबारकपुर थाना खतौली के जंगल में। आज उस घटना का अनावरण हमारी क्राइम ब्रांच और खतौली पुलिस ने संयुक्त रूप से किया है तथा इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना का मूल कारण जो जानकारी में आया है वो ये है कि जो मृतक था उसका गांव में ही एक महिला के से उसके अवैध संबंध थे। महिला को ये मालूम नहीं था कि अरुण शादीशुदा है। जैसे ही उसे मालूम हुआ तो वो कटने लगी। ये अरुण मृतक उससे लगातार संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता रहा, फोन के द्वारा भी तथा मिल के भी। बाद में इस महिला के कुछ और लोगों से भी संबंध थे, जिसमें से इसके अपने नंदोई से भी थे और गांव के सरदन गांव के ही एक व्यक्ति से संबंध थे। इन सब लोगों ने एक षड्यंत्र रच के इसकी हत्या की प्लानिंग बनाई तथा 25 तारीख की शाम को ही, जिस दिन ये गायब हुआ था, इसे कोई प्रलोभन देकर महिला द्वारा बुलवाया गया तथा इसे अपने सरदन गांव का जो मुख्य रास्ता था उससे ना ले जाकर एक जंगल के रास्ते से इसे ले जाया गया। वहाँ पे ये घात लगा के पहले से ही तैयार थे। इन लोगों क्योंकि एक दूसरे को जानते भी थे, संभवतः इन लोगों ने ये बताया गया है कि शराब वगैरह भी पी और उसके बाद वहीं पे इसका गला घोट के हत्या कर दी गई। आशीष ने अपनी बेल्ट निकाल के इसका गला दबाया था तथा डेड बॉडी को छोड़ के अपना चले गए थे। आज इस घटना का इसमें 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। एक अभियुक्त अभी इसमें फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पिछले 4 वर्षों से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के प्रचार के लिए नगर में लाखों रुपयों की लागत की होर्डिंग्स लगाई गई हैं और दीवारों पर पेंटिंग भी बनवाई गई हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों की नाक के नीचे ही नगर में दर्जनों स्थानों पर पड़े कूड़े के ढेर इस स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। यह अभियान मात्र बैनर और पोस्टर तक ही सिमट कर रह गया है, क्योंकि जब सरकारी कार्यालय के बाहर ही कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तो आम नागरिक में जागरूकता कैसे आएगी। इतना ही नहीं, देवबंद का वार्ड नंबर 4 सड़क रेलवे रोड जिले में स्वच्छता में नंबर 1 आया है, लेकिन उसकी तस्वीरें देखी जाएं तो इसके बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि इस वार्ड के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के एक स्थान को स्वच्छता अभियान के अधिकारी डंपिंग ग्राउंड बताते हैं। देवबंद नगर के ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह एडवोकेट का कहना है कि जब सरकारी कार्यालय के बाहर ही कूड़े का ढेर लगा है तो आम नागरिक में जागरूकता कहां से आएगी। और इस बारे में जब हमने उप जिलाधिकारी महोदय से बात की तो उनका रवैया भी उदासीन लग रहा था। उधर जिला स्वच्छता अधिकारी रवीश कुमार का कहना है कि देवबंद का वार्ड नंबर 4 रेलवे रोड पूरे जिले में नंबर 1 आया है। हमने जगह जगह पर हरे और नीले रंग के 150 लीटर के डस्टबिन लगाए हैं ताकि लोग कूड़ा उसी में डालें, और अब हम घर घर में छोटे डस्टबिन बंटवाने का कार्य कर रहे हैं। नगर पालिका इस अभियान में पूरा सहयोग कर रही है। नगर पालिका ने जगह जगह बोर्ड लगवा दिए कि देवबंद को नंबर 1 बनाना है, लेकिन ये अधिकारी कार्यालय है यहाँ पे, आप देख रहे हैं इसको ऊपर लिखा हुआ है 1 कदम स्वच्छता की ओर, नीचे गंदगी का ढेर लगा हुआ है। हमने इस विषय में एसडीएम महोदय से बात की तो एसडीएम महोदय ने कहा कि हम भी नगर पालिका को चिट्ठी लिख देंगे, वही इसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ कोई अधिकारी भी स्वच्छता की तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है और बहुत ही उनका उदासीन रवैया रहा सफाई के मामले में। कोई अच्छा जवाब इस समय वर्तमान में अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 जो है 4 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखा है। देवबंद को नंबर 1 बनाने के लिए हमने जगह जगह बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगा करके जन जागरूकता के उद्देश्य से लगाए हैं, जिसको स्वच्छता का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। इसी के साथ हमने नगर में 2 बैलून उड़ाए हैं जिसमें स्वच्छता का संदेश लिखा हुआ है, और वो बैलून एक नगर पालिका, एक जो है रेल रोड पर है। इसी तरह जो है कूड़े का उठान भी हम पर डे कर रहे हैं। डोर टू डोर कलेक्शन करने का पूरा प्रयास चल रहा है और हम इस सर्वेक्षण में देवबंद को नंबर 1 बनाने में पूरी
जी जान लगा देंगे। कोई हमारा वार्ड पहले भी नंबर 1 बना है जिले में? नंबर 1 जिले में नंबर 1 हमारा रेल रोड वार्ड नंबर चल रहा है, जिसके लिए जो है पुरस्कृत भी हुए हैं और उसमें 11.5 लाख का कार्य योजना तैयार करके शासन को भेजा जा रहा है। देखिए, अगर मैं अपने जनपद की बात करता हूँ, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारा देवबंद का अभी जो स्वच्छ भारत प्रतिस्पर्धा चली थी, जैसा कि आपको पता भी होगा, 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक स्वच्छ भारत प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया था राज्य सरकार द्वारा। उसमें हमारे जनपद स्तर पर नगर पालिका देवबंद का वार्ड नंबर 4 सड़क रेल प्रथम स्थान पर आया है इसमें। और वैसे तो हमारी पूरी प्रक्रिया ये रही है कि हमारे सभी वार्ड को एक अच्छा स्थान मिले। उसके लिए हमने जगह जगह मार्केट में, वार्डों में 150 लीटर के हरे और नीले कलर के डस्टबिन भी लगाए हैं कि जिसमें पब्लिक रोड पर कूड़ा ना डाले और वो उन डस्टबिन में ही कूड़ा डाले, जिससे साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होगी। जो कूड़ा रोड पर डलता था उससे हमारा नालियाँ चौक होती थी, जिससे मेन पार्ट ये भी था कि हमारी वो गंदगी बहुत ही ज़्यादा रोड पर आती थी। अब डस्टबिन लगने से ये फ़ायदा होगा कि वो गंदगी अब रोड पर नहीं आएगी। दूसरा, अब हम ये अभियान भी चला रहे हैं कि डोर टू डोर छोटे डस्टबिन 5 लीटर और 10 लीटर के बांटे जाए, वो भी नीले और हरे कलर के होंगे। और यह प्रक्रिया हमने कुछ वार्डों में शुरुआत भी कर दी है। तो क्या पब्लिकली तो कर रही है, क्या आपको लगता है कि नगर पालिका स्वच्छता अभियान में पूरा साथ दे रही है? देखिए, अगर नगर पालिका साथ नहीं देती तो ये डस्टबिन भी तो नगर पालिका के स्तर से ही बांटे जा रहे हैं। तो नगर पालिका भी अपना पूरा एफर्ट लगा रही है कि साफ सफाई की व्यवस्था और अच्छी बनाई जाए। स्वच्छ सर्वेक्षण आने वाला है 4 जनवरी से 31 जनवरी। इसमें विशेष ध्यान हमारा साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर है। जनपद कुशीनगर के तरिया सुजान पठानी टोला की निवासी जरी मेहताब ने अपने पढ़ाई व लगन के बदौलत अपने क्षेत्र का व देश का नाम रोशन किया है। जरी ने मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि उनके पिता अबरार खान का सपना था कि वह पायलट बने, लेकिन किसी कारणवश उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। उन्हीं के सपनों को उन्होंने साकार किया है। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। मेरा सपना है कि मैं भारत देश के लिए कुछ करूं। जरी के परिवार ने खुशी का इजहार करते हुए उनके पिता अबरार खान ने बताया कि मेरा जो सपना था उसे मेरी छोटी बेटी ने पूरा किया है, उसके लिए मैं दुआएं मांगता हूँ। अबरार खान ने अपनी बड़ी बेटी रूही कायनात के बारे में बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया में माइक्रोबायोलॉजिस्ट करने के बाद डबल मास्टर्स कर रही है। उसका भी सपना है कि पढ़ाई करने के बाद भारत के लोगों की ही सेवा करूंगी। फील कर रही हूँ। जी जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी पायलट बन गई है। इससे बड़ा खुशी है मेरे लिए कुछ नहीं। जी जी। तो कैसे रहा, कभी ऐसा नहीं लगा क्योंकि 2 बेटियां हैं केवल आपके पास और दोनों जो है अदर कंट्री में जाके पढ़ाई करना, तो आप अकेले रह पाती थी? नहीं, बड़ी मुश्किल होती थी मेरे लिए, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। बड़ी जर्नी रही जी। जब मैं एयरफोर्स चकेरी जो कानपुर गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया एयरफोर्स में, उसके बाद से जो है मैं कंटिन्यू इस प्रयास में था, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला कि मैं पायलट बन सकूँ। लेकिन ये ख्वाब मेरे अंदर था, और जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई जो छोटी है सबसे, तो मैंने अपने दिल में ये रखा कि इस बेटी को मैं कोशिश करूँगा कि ये पायलट बने। और क्योंकि ये फीमेल है, ये हमारे लिए और प्राउड की बात होगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आजकल लड़कियां जो हैं उनको 2 नंबर पे देखा जाता है, लड़कों को तरजीह दी जाती है। लेकिन मुझे ये प्रूव करना था कि लड़कियां किसी भी कीमत पर कहीं भी जो है लड़कों से कम नहीं है, उनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत अहम है। और हर मर्द जो है अपनी माँ के पेट से ही आता है इस दुनिया में, तो माँ का दर्जा जो है ईश्वर के बाद से, खुदा के बाद से दूसरा दर्जा है इस दुनिया के लिए। फिर मेरी स्ट्रगल शुरू हुई और हमने माइग्रेट किया सिंगापुर, और वहाँ पर एज ए इंजीनियर मैंने अपना करियर शुरू किया। फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बना। उसी दौरान हमारी बच्ची की पढ़ाई चलती रही। ये बेसिक एजुकेशन और सेकेंडरी वहाँ से की, और टर्टियरी एजुकेशन जो है एज ए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इन्होंने वहाँ पर 3 अवार्ड पाए, जो एक बहुत मुश्किल काम था एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत किया, और इनकी माँ ने, इनकी बहन ने इनको पूरा सपोर्ट किया। और उसके बाद से इन्होंने सिंगापुर में 3 अवार्ड पाने के बाद से इन्होंने अप्लाई किया
ऑक्सफोर्ड फ्लाइंग क्लब, एमरी रीडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी यूएसए, और यूएसए में इनका जो है एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी एमरी रीडल में इनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में हुआ। उसके बाद से इन्होंने वहाँ पर बहुत मेहनत किया। हम लोग से दूर रहने के बावजूद भी इन्होंने कंटिन्यूटी रखा हार्ड वर्किंग का, और इन्होंने वहाँ पर जो है डीन लिस्ट में तीनों सेमेस्टर में अपना नाम कायम किया। और उसके बाद से इन्होंने जो है वहाँ पर जो है पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छा किया, और इनको आज से 3 महीना पहले सितंबर में इनको PPL वहाँ पर मिला, और ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। और एज ए इंजीनियर हम ये फील करते हैं कि अगर प्लानिंग सही हो और उसका एग्जीक्यूशन सही किया जाए तो आदमी अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। और इनका जो है वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान बहुत परेशानियाँ आती थी। एक तो फैमिली से दूर रहना, और इनका उम्र भी बहुत कम, 22 साल की उम्र में 22.5 साल की उम्र में वहाँ पर ये जो है अपना जगह कायम की। उसके बाद से पढ़ाई पर पूरा फोकस की, और हम लोगों को बहुत प्राउड फील होता है जब इनका मार्क्स आता है। इतने बड़े यूनिवर्सिटी में जो है टॉप पर पहुंचना अमेरिका में आसान बात नहीं है, और हम हमेशा इनकरेज इनको करते हैं। हम एक ही चीज़ फील करते हैं कि या तो नंबर 1 और नहीं तो ओनली 1। मैं इनको हमेशा यही कहता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ कि कुछ भी करो तो नंबर 1 आने की कोशिश करो, और उससे ज़्यादा कर सकते हो तो ओनली 1 बनो। और ऊपर वाले की मर्जी से और आप लोगों के आशीर्वाद से इस मकाम तक पहुंचने में इनका बहुत मेहनत काम आया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पायलट बन चुकी हूँ। आई थिंक मेरी मम को अच्छा जब से मैं पायलट बनी हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं इंडिया में आकर अपना खुद का एक फ्लाइंग स्कूल खोलूँ, जहाँ पे मैं सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी मैं फ़्लाइट ट्रेनिंग दिला सकूँ। ये मेरा बचपन का ख्वाब रहा है, क्योंकि मेरे डैडी को भी पायलट बनने का बड़ा शौक था। तो मैं सोची कि मुझे अपने डैडी का ख्वाब पूरा करना है, तो मैं बचपन से ही इस ख्वाब को पूरा करने में लग गई। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। 2 बाइक सवार पर आए आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने किसान पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें किसान को 2 गोली लगी और वह घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उसे हार्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। गोली चलाने वाले बदमाश कुख्यात कपिल बसी के भाई व गुर्गे बताए जा रहे हैं। कपिल जेल में बंद है और पुरानी रंजिश के चलते उसने ही इस वारदात को अंजाम दिलवाया है, ऐसा पीड़ित और पीड़ित के परिवार वालों का कहना है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल का उपचार कराने के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल मामला खेकड़ा थाना क्षेत्र के गांव बसी का है, जहां आज ऋषिपाल नामक किसान खेत में काम कर रहा था। तभी 2 बाइकों पर आधा दर्जन बदमाश सवार होकर आए और बंदूकों से फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें ऋषिपाल गोली लगने से घायल हो गया। एडिशनल एसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जाँच कर रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। एक घटना अभी प्रकाश में आई है, जिसमें एक व्यक्ति ऋषिपाल सिंह द्वारा ये बताया गया कि क्या कहते हैं उसके ऊपर कुछ लोगों द्वारा फायर किया गया है। इस घटना में तत्काल इंस्पेक्टर खेकड़ा और फोर्स मौके पर गई और इसकी जांच की जा रही है, और घायल को प्राथमिक उपचार देकर प्रॉपर इलाज के लिए रेफर किया गया है, और उसकी जांच करते हुए शीघ्र ही प्रभावी विधि कार्रवाई की जाएगी। कितने बदमाश थे और गोलियां कितनी? प्रथम दृष्टया तो जो कहना है पीड़ित का विक्टिम का कहना है कि 2 से ज़्यादा बदमाश थे, लेकिन इसकी जांच करके हम ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। जनपद सहारनपुर में कांग्रेस प्रदेश महासचिव मुकेश चौधरी ने गुज्जर महासम्मेलन की सफलता पर ऐतिहासिक गांव मीरकपुर पहुंचकर बाबा फकीरदास मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक गांव मीरकपुर से 16 दिसंबर के गुज्जर महासम्मेलन में पहुंचे गांव के बुजुर्गों को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के सम्मान में ही सबका सम्मान है। उन्होंने गाँव में पहुँचकर कार्यक्रम में पहुँचे समस्त ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह हमेशा किसी भी परिस्थिति में ग्राम वासियों के साथ खड़े होने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक गांव से बाबा फकीरदास के मंदिर से आशीर्वाद लेकर उन्होंने गुज्जर महासम्मेलन की शुरुआत की थी, जो 16 दिसंबर में सहारनपुर में गांधी पार्क में बाबा फकीरदास के आशीर्वाद से ऐतिहासिक साबित हुई है।
जनपद बागपत के जिला मुख्यालय पर डीपीओ के गलत व्यवहार से तंग आकर महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी आंगनबाड़ियों ने कहा कि जब तक डीपीओ पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। मामला बागपत के जिला मुख्यालय का है, जहां बुधवार को सैकड़ों की संख्या में जनपद भर की महिला आंगनबाड़ी इकट्ठा हुई। धरने पर बैठी महिला आंगनबाड़ियों ने बताया कि डीपीओ मीना बजाज का व्यवहार अच्छा नहीं है। आए दिन किसी न किसी महिला आंगनबाड़ी के साथ अभद्रता सामने आती रहती है। उन्होंने बताया कि बिना वजह ही उन्होंने एक आंगनबाड़ी की सेवा समाप्त कर दी। धरना देने का मैटर ये है कि जो हमारी डीपीओ है बीना बजाज, उन पर पदभार है डीपीओ का, और उन्होंने इतनी तानाशाही और भ्रष्टाचार मचा रखा है कि वो ना तो ये देखती है कि किस आंगनवाड़ी का सेंटर खुल रहा है, किसका नहीं खुल रहा। सेंटरों पे जाती है, सेंटर खुले होते हैं, आंगनवाड़ी वर्दी में होती है, उसके बावजूद भी निष्पक्ष जांच नहीं करती। उनके खिलाफ उल्टा सीधा लेटर बनाती है। 12 सेंटर विजिट किए गए हैं, निरीक्षण आख्या हमारे पास है, जिसमें जो बहनें उपस्थित थी उन्हें अनुपस्थित दर्शाया गया है। वर्दी में होने के बावजूद भी बिना भर्ती ये दर्शाया गया है। उनके रजिस्टर उठा के ले गई है और बोलती है कि कार्यालय पे आइए। कार्यालय पे जाते 5,000 रुपए की डिमांड रखती है। आखिर कब तक हम इनका शोषण बर्दाश्त करेंगे। अभी खेकड़ा में एक मेरी बहन मवीकला गांव की बबीता है, उनके साथ भी ऐसा ही किया। एक ही दिन में 3 निरीक्षण बनाए। क्या मांग है तुम्हारी? मांग हमारी है कि बीना बजाज को इस पद से सस्पेंड किया जाए, उन्हें जिला बदर किया जाए। धरना कब तक चलेगा? धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी ये मांग नहीं मानी जाएगी। बुधवार को उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के नए एसएसपी जन्मजय खंडूरी ने अपना पदभार ग्रहण किया, जहां उन्होंने पदभार ग्रहण करने के उपरांत प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को गिनवाया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारू करना है। वहीं अपराध नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हमारी एज एसएसपी आज मैंने ज्वाइन किया है हरिद्वार जनपद, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आज अपनी बात हुई है, मेरी एएसपी ट्रैफिक से भी बात हुई थी। तो ट्रैफिक जो हमारे मेले के दौरान ट्रैफिक है और जो जनरल ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक में हमारा एक मानना है कि जो हमारे लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको कम से कम इनकन्वीनियंस झेलनी पड़े। ये बात आई थी कि सुबह शाम यहाँ पर डंपर्स चलते हैं जिनमें कि स्कूली बच्चे वो चपेट में आ जाते हैं। तो मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है एसपी ट्रैफिक को कि एक नो एंट्री टाइम डिसाइड किया जाएगा, और नो एंट्री टाइम के दौरान जिसमें कि स्कूल का टाइम है वो रहेगा, तो स्कूल के टाइम के दौरान कोई भी हैवी व्हीकल जो कमर्शियल व्हीकल है वो रोड्स पर प्लाई ना करे। जहाँ तक क्राइम की बात है, क्राइम के कुछ पैटर्न्स मेरे आज जो मैंने समीक्षा रखी थी तो उसमें कुछ पैटर्न्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो उसमें बेसिकली क्रिमिनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए जो हमारे विवेचक हैं, जो हमारे आईओस हैं और जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको क्रिमिनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए टिप्स दी गई हैं। जो हमारी क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, क्रिमिनल गैंग्स हैं, मोडस ऑपरेंडी गैंग्स हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कुछ पूर्व में इस तरीके की कुछ गैंगस्टर कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स यहाँ पर करते हैं, तो इसमें भी मेरे द्वारा बताया गया है कि गैंग चार्ट्स हम अपडेट करेंगे और जो नए लड़के जो इसमें जुड़ते हैं तो उनको भी रोका भी जाएगा, और अगर कोई इस तरीके से मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली सोशल मीडिया का भी काफ़ी मिसयूज़ इस दौर में हो रहा है। कई अफवाहें फैलाई जाती हैं जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है। तो अफवाहों पे प्लग लगाने के लिए भी हमारे द्वारा सोशल मीडिया पे नज़र रखी जाती है। बुधवार को कस्बा जानसठ के गांव तालड़ा, गजरेडी और खलवाड़ा सहित कई गांवों में जिला प्रशासन द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर वीवीपैट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ईवीएम से जुड़ी वीवीपैट मशीन के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। जहां बताया गया कि वीवीपैट मशीन के जरिए अपनी वोट की यह जानकारी तुरंत मिल जाएगी कि वोट आपके द्वारा दिए गए प्रत्याशी को दी गई है या नहीं। इस प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीणों में खासा उत्साह नजर आया, जहां ग्रामीणों ने वीवीपैट मशीन का प्रशिक्षण लिया। इसमें जो है ईवीएम मशीन और जो है वीवीपैट जो है ये दिया गया। ये पहले 2 मशीनें जो है आती थी, जो है सीयू और बीयू, इनको जो है पहले जोड़ा जाता था तब वोटिंग कार्य शुरू होता। अब इसमें जो है वीवीपैट जो है मशीन जो है नई जोड़ी गई है, और ये हमारा सीयू और बीयू जो है दोनों इनको जोड़े जाएंगे और फिर उसके बाद वोट डलाए जाएंगे, और मशीनों को तैयार करके फिर जो है वोट बैलेट दबाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये वोटिंग कार्य होगा। इसमें मशीन शुरू करने के बाद में 7 पर्चियाँ जो है डाली जाएंगी, जिससे मशीन जो है कन्फर्म होने की पुष्टि होगी। उसके बाद वोटिंग कार्य शुरू करा जाएगा। ये जो है जब वोटर अपना बैलेट पेपर दबाएगा उसके बाद जो है
इसमें यहाँ उसके जो निशान उसने जो है दबाया है, जिसको वोट दिया है, उसी के नाम की पर्ची जो है यहाँ सामने दिखाई देगी। उसके बाद जो है वीपी की आवाज़ आएगी, उसके बाद जो है आवाज़ बंद होने पर दूसरा वोट जो है डाला जाएगा। यही कार्यक्रम जो है लगातार चलेगा। इसमें कोई किसी तरह की जो है त्रुटि होने की संभावना नहीं है और वोटर जो है संतुष्ट हो जाएगा। बुधवार को आर्य समाज रोड स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में जिला प्रशासन द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर वीवीपैट मशीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ईवीएम से जुड़ी वीवीपैट मशीन के संबंध में छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। जहां बताया गया कि वीवीपैट मशीन के जरिए अपनी वोट की यह जानकारी तुरंत मिल जाएगी कि वोट आपके द्वारा दिए गए प्रत्याशी को दी गई है या नहीं। इस प्रशिक्षण के दौरान बच्चों में खासा उत्साह नजर आया, जहाँ छात्र छात्राओं ने वीवीपैट मशीन का प्रशिक्षण लिया। ये भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश था कि जो ईवीएम मशीन और जो वीवीपैट इस बार इलेक्शन कमीशन यूज़ कर रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शंस में, उसमें हम आज यहाँ डीएवी इंटर कॉलेज में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे करीब 5000 छात्र हैं जो भविष्य के वोटर भी हैं और इनके अभिभावक भी शहर में रहते हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इन बच्चों को इन मशीन का ट्रेनिंग दें, ताकि हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से जो हम ये पारदर्शिता के माध्यम से किस प्रकार वीवीपैट में अपने प्रत्याशी को दिया गया मत इसमें दिखाई पड़ता है, वो अपने अभिभावकों तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि इस बार चुनाव में जो नई मशीन यूज़ हो रही है, ये प्रथम बार नवीन प्रयोग है और ये इस पारदर्शिता की पराकाष्ठा है कि हर प्रत्याशी को दिया गया वोट इस मशीन में दिखाई पड़ेगा और इन बच्चों के माध्यम से इनके अभिभावकों और इनके रिश्तेदारों तक ये आयोग का मैसेज पहुँचे। हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 12 खेल परिसर में 6 महीने पहले बनकर तैयार हो चुका सिंथेटिक एथलीट ट्रैक अब तक खिलाड़ियों को नहीं सौंपा गया है, जिसके चलते खिलाड़ियों को अपने अभ्यास करने में कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। खिलाड़ी कच्ची और कंक्रीट वाली सड़क पर दौड़ लगाने को मजबूर हैं। इस ट्रैक के निर्माण पर 8 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए गए थे, मगर अभी भी उद्घाटन नहीं हुआ, जिसके लिए बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलन पाराशर ने खेल मंत्री अनिल विज को शिकायत की है। हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में काफी पदक जीतते हैं, लेकिन हरियाणा के एक बड़े जिले फरीदाबाद के खिलाड़ियों की हरियाणा सरकार उपेक्षा कर रही है। ये कहना है बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एलन पाराशर का, जहां उन्होंने खेल मंत्री अनिल विज को जमकर घेरते हुए कहा कि वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं और जमीन पर कोई काम नहीं करते। आपको बता दें कि खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में सीएम मनोहर लाल ने 14 मई 2016 को सेक्टर 12 खेल परिसर में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाने की घोषणा की थी। सिंथेटिक ट्रैक तैयार करने में 8 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया था। प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने 20 नवंबर 2017 को सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास किया था। अगस्त 2017 तक इस काम को पूरा करने का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक ट्रैक का उद्घाटन नहीं हुआ। खेल परिसर में पहुंचे खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें कहा गया था कि 30 दिसंबर को उसका उद्घाटन होगा, लेकिन उस दिन नहीं किया गया। खिलाड़ियों ने कहा कि 1 जनवरी 2019 को उद्घाटन होगा। इस बात को लेकर दर्जनों खिलाड़ी 1 जनवरी को मौके पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें मात्र निराशा ही हाथ लगी। सर हम तो आए थे रेस लगाने के लिए, लेकिन वो बाहर हमें रोक दिया गया क्योंकि ये कह रहे हैं अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसमें उद्घाटन नहीं हुआ है। उद्घाटन होने वाली 2 दिन पहले थी, लेकिन कह रहे हैं कि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। इसकी वजह से हम लोग को ये रास्ते पे लगाना पड़ता है, कच्ची पे लगाना पड़ता है, बहुत दिक्कत आती है, पैरों में दर्द आ जाते हैं। इसकी वजह से हम लोग मतलब बहुत वो हैं। नहीं, यहाँ का ताला लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि हमें खेल की प्रैक्टिस के लिए जब भी आते हैं गेट लगा मिलता है तो हमें रोड पे दौड़ मारनी पड़ती है। वहाँ पे एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है, वहाँ पे कार आती जाती है, कार चलती रहती है। अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। कल भी आया था, कल बोला कि अभी उद्घाटन नहीं है, उद्घाटन हो जाए उसके बाद हमें तो हम लोगों को फिर रोड पे रनिंग करनी होती है, तो वहाँ दिक्कत होती है, वाहन वगैरह चलते हैं, इसलिए आज भी आए, आज भी मना कर दिया, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। बाहर ही कर रहे थे हम लोग। हाँ, बहुत ज़्यादा आसानी होगी, हमारे जैसे और भी लोग आएंगे यहाँ पे करेंगे। हम कल भी आए थे शाम को, यहाँ काफ़ी बच्चे थे और हमारा जो प्रदेश है वो विश्व विख्यात है खिलाड़ियों के लिए, लेकिन यहाँ एक ट्रैक बना हुआ है जिसे बने हुए लगभग 6 महीने हो गए और वो खिलाड़ियों के लिए खुला हुआ नहीं है, रेसिंग ट्रैक है। इसकी वजह से सैकड़ों खिलाड़ी दिल्ली या इधर उधर जाते हैं, उनके पेरेंट्स ले जाते हैं। यहाँ पर होटल तक से बच्चे आते हैं, इधर होटल, इधर आपके मेवात साइड से, इधर बॉर्डर साइड से ग्रामीण बच्चे आते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंडिया लेवल इंटर स्टेट पास किया हुआ है। एक विक्रांत पंचाल हैं,
जिसका लड़का यहाँ विक्रांत पंचाल जो रेस में हरियाणा में टॉप आया और जल्दी ही जनवरी में उनके एशियन गेम्स की वो है ट्रेनिंग, उसमें पार्टिसिपेट की। वो लड़के अगर आज ये ट्रैक खुला हुआ होता तो फरीदाबाद से कम भी दर्जनों लड़के यहाँ से सेलेक्ट होते। इसकी वजह से और नेताओं की लापरवाही की वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं? ट्रैक खुला हुआ नहीं हुआ है। ट्रैक में दिक्कतें ये है कि इसका उद्घाटन नहीं हो रहा, बस और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बना हुआ आपके सामने। कितने महीने हो गए बना हुआ इसको? इसे मैं बताते हैं 6-7 महीने बना हुआ हो गए। वैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है 17 में ये संपन्न हो गया, लेकिन यहाँ इसका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। उद्घाटन ना होने की वजह से सैकड़ों बच्चों को बाहर जाना पड़ता है रेसिंग ट्रैक के लिए, और रोड पर घूमते हैं। अगर रोड पर रेस लगाते हैं तो दुर्घटना की चांस बने रहते हैं। हाँ, चांस बने रहते हैं और कई बार गिर जाते हैं बच्चे उनके घोंटों में। गत दिनों पंचायत चुनाव नामांकन प्रक्रिया में धांधली का आरोप सामने आने पर हाईकोर्ट के आदेशों पर नामांकन पत्रों के पुनर्विचारने का मामला भी सियासी दबाव की भेंट चढ़ता प्रतीत हो रहा है। इस मामले में आज रद्द नामांकनों वाले उम्मीदवारों ने प्रशासन एवं नेताओं के विरोध में बठिंडा गंगानगर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। उधर गिद्दड़बाहा गाँव के खिड़कियावाला में राजा वड़िंग ने अपने समर्थक की पत्नी को सरपंच बनाए जाने के विरोधी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द करवाने की बात एक चुनावी सभा में कबूलने एवं अपने मुँह से कहने के मामले में आज चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए आरोप की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिए हैं। सूबे के खजाना मंत्री का सियासी अतीत अपनी PPP नाम की सियासी पार्टी के कार्यकर्ता जो मनप्रीत बादल के दाएं बाएं हाथ माने जाते हैं, आज उन लोगों ने कांग्रेस विधायक एवं आगुओं की धक्केशाही के विरोध में अपने दर्द का बयान करते हुए मनप्रीत बादल ग्रुप के राजू सहानन ने बताया, अगर हल्के में मनप्रीत बादल समर्थकों से ऐसा व्यवहार जारी रहा तो इसका खामियाजा आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। पिंड खिड़कियां वाले च मेरे नाल तकरीबन एक हिस्सा विरोधी धिर नाल ते 6 हिस्से पिंड मेरे नाल है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਿੜਿੰਗ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਵਿੜਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵਿੜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੋਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ। ਰਿਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੋਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ RO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਰਾਜਾ ਵਿੜਿੰਗ ਧੱਕਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ? ਬਸ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਹੁਣ। ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ PP ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਲੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤੀਆਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ।
पंजाब के 8 जिलों में आज दोबारा पंचायती चुनाव के चलते वोट डालने की प्रक्रिया सुबह से सख्त सुरक्षा के बीच शुरू हो गई। 30 तारीख को पंजाब के अलग अलग जगह पर हुई गड़बड़ी के चलते आज 14 बूथों पे दोबारा वोटिंग की गई। अमृतसर के हल्का अटारी, अधीन, आतेगांव, वडाला, बेटेविड में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों ही उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। सुबह से शांतिमय ढंग से चल रही वोटिंग में दोपहर में हेराफेरी का मामला सामने आया, जहाँ पर महिला वोट डालने आई तो उसको पता चला कि उसकी वोट पहले ही डाल दी गई है, जिसके चलते माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया, लेकिन प्रशासन के दाखिल के बाद माहौल शांत करा दिया गया। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਨੂੰ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 250-300 ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਵੋਟਰ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੋੜਤਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਬੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਲੀ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। जनपद शामली के जलालाबाद गंगोह रोड पर अहमदपुर गांव की पुलिया के पास मंगलवार की रात्रि आल्टो कार सवार 2 युवकों को सामने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को CHC में भर्ती करा दिया। मामला जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद का है, जहाँ विक्की पुत्र करमवीर निवासी कस्बा तीतरो व अभिषेक पुत्र प्रदीप निवासी गाँव अलीपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर किसी काम को लेकर शामली आए हुए थे। रात को वापस लौटते समय जैसे ही वो जलालाबाद गंगोह रोड पर अहमदपुर पुलिया के समीप पहुंचे तो सामने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। जहां गुजर रहे राहगीरों ने हादसे की सूचना जलालाबाद चौकी को दी, जिसकी सूचना मिलते ही चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी अंकुर शर्मा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और एम्बुलेंस का इंतजार न करते हुए पुलिस जीप से ही दोनों घायलों को थाना भवन CHC में भर्ती करा दिया, जहाँ उनको प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। हमें सूचना मिली थी, गांव के एक आदमी ने सूचना दी कि एक्सीडेंट हो गया है अहमदपुर से और सोजनी गांव के बीच में। कार और ट्रैक्टर का शायद एक्सीडेंट था, तो ये लोग कार में फंसे हुए थे। हम तत्काल प्रभाव से सूचना पर पहुंचे और अपनी गाड़ी से लेके ने एडमिट करा दिया हॉस्पिटल। तो खुद अपनी जीप से लेकर के आए थे आप? ये 100 नंबर का वेट किया था? नहीं, 100 नंबर का वेट नहीं। तो अपनी गाड़ी से लेकर के आए? तो ट्रैक्टर वाला भाग गया? हाँ, ट्रैक्टर वाला मौके से मिल नहीं पाया वहाँ। जनपद मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल प्रांगण में फोगेसी पब्लिक अवेयरनेस कमेटी के द्वारा दर्जनों महिला डॉक्टर की टीम ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं को साथ लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली में जिलाधिकारी की धर्मपत्नी सुधा शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी अर्चना वर्मा व महिला CMS डॉक्टर अमिता गर्ग मौजूद रही। यह रैली टाउन हॉल प्रांगण से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी और लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जागरूक किया गया। इस रैली के दौरान लड़कियों की घटती संख्या पर चिंता व्यक्त की गई। जनपद सहारनपुर के गंगोह में श्री परमधाम जनेऊ क्रांति के अनुयायियों द्वारा शहीदों की याद में बलिदान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उनका स्मरण कर उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। ब्लॉक गंगोह के गांव खडलाना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम आरती के माध्यम से शहीद क्रांतिकारियों का गौरव गान गाया गया तथा उनके चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर फूल अर्पण किए गए। गंगोह के मुख्य प्रभारी मुकेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना क्रांतिकारियों की स्मृति के बिना अधूरी है। हमें राष्ट्र ध्वज के साथ क्रांतिकारियों को भी याद रखें, इसलिए राष्ट्र ध्वज की स्थापना तथा आसपास क्रांतिकारियों के चित्र और उनकी यातनाओं का भी उल्लेख होना चाहिए, जो देश में उन्हें गुमनामी के अंधेरों में धकेल दिया है। ये हर हिंदुस्तान के नागरिक को, हर युवा को एक नशे से दूर, एक पाखंड से दूर, एक जाति से दूर निकालकर एक इसी हिंदुस्तान को नई दिशा देना चाह रहा है जनेऊ क्रांति, जिससे कि आने वाले समय संतान खुशहाल हो सके। जैसे कि उन क्रांतिकारियों ने हमें देश आज़ाद करवा दिया, हम ऐसा कर जाए जाति रहित, एकजुटता, नशा और पाखंड।
नववर्ष पर नगीना सांसद डॉक्टर जसवंत सिंह ने नूरपुर में शिवहरा रोड मोहल्ला लक्ष्मी नगर में द्वार सामाजिक उत्थान समिति की नींव रखी। द्वार समाज उत्थान समिति के तत्वावधान में एक वृद्धाश्रम निर्माण कराया जाएगा। इसी मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज की युवा पीढ़ी अच्छे संस्कार न मिलने के कारण अपने माता पिता की सेवा करने में हिचक महसूस करती है। वृद्धाश्रम में पहुँचने पर बूढ़े माँ बाप को दूसरों के सहारे रहने को मजबूर होना पड़ता है, जो कि एक चिंता का विषय है। उन्होंने समिति के युवाओं को वृद्धाश्रम खोलने के लिए बधाई दी। उत्थान समिति नूरपुर के द्वारा एक वृद्धाश्रम बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसका आज शिलान्यास हुआ है। संस्था ने ये संकल्प लिया है कि वो निसहाय बेसहारा जो वृद्ध होंगे, जिनको ऐसा लगता है कि समाज में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए और वो अपने दुखों में हैं, तो उनको यहाँ पर रखकर उनकी पूरी समुचित व्यवस्था करते हुए उनके जीवन में एक नया रोशनी देने का काम ये संस्था करेगी। तो ये अच्छी शुरुआत है। मैंने शुभकामनाएं दी हैं संस्था के लोगों को कि ऐसा शुभ कार्य उन्होंने आज नववर्ष के अवसर पर शुरू किया है और ये जरूरी भी हो गया है आज के समाज में कि हम सब मिलके उन लोगों का जरूर बोझ उठाएं जो किसी न किसी कारण अपना खुद बोझ उठाने में सक्षम नहीं है। जनपद शामली के थाना भवन में किसान यूनियन के लोगों ने पूछताछ के लिए थाने पर लाए गए आरोपी को छुड़ाने के लिए हंगामा काटा। आरोपी के घर से तमंचा मिलने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मामला जनपद शामली के कस्बा थाना भवन का है, जहां थाना भवन पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि इमरान निवासी हसनपुर लोहारी के घर पर तमंचा व कारतूस मौजूद है। सूचना मिलते ही थाना भवन पुलिस आरोपी के घर पर पहुंची और तलाशी के बाद हिरासत में ले लिया। और तलाशी के बाद पुलिस को आरोपी के घर की छत से 315 बोर का एक तमंचा व कई जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी इमरान को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने जानकारी देकर बताया कि इमरान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसको ग्राम प्रधानपति हसनपुर लोहारी की सुपुर्दगी में देते हुए छोड़ दिया गया था। जिसके छोड़ने के बाद कुछ लोगों ने अपने आप को किसान यूनियन का नेता बताते हुए छोड़े गए आरोपी को दोबारा थाने पर लाकर जमकर हंगामा काटा। हंगामा कर रहे लोगों ने जबरदस्ती इमरान को जेल में बंद करने की बात पर अड़ते हुए थाना प्रभारी से इमरान को दोबारा जेल में बंद करने की बात कही। घंटों तक पुलिस व किसान यूनियन के लोगों के बीच हंगामा चलता रहा, जहाँ कई घंटों के बाद मामला शांत हुआ। कल रात पुलिस फर्जी तरीके से इमरान लड़का है उसे उठा लाई थी और हसनपुर लोहारी से उसके ऊपर कोठे पर कट्टा दिखाया फर्जी तरीके से और रविंद्र दरोगा है वो कुछ बंधक रखता है इस लड़के से। दूसरा बात यह है कि अब दोबारा से रविंद्र दरोगा कह रहा है मुस्लिम को कि कोतवाल साहब के सामने ये कहना है कि मैं कट्टा नहीं मिला मेरे पास से, मैं अपनी घरवाली को छेद का आया हूँ, यूँ बताना कोतवाल साहब को। ये सब मामला फर्जी है और जब इस मामले की पता लगी तो भारतीय किसान यूनियन ने धरना दे दिया है और जब तक इस मामले का स्पष्ट तरीके से समाधान नहीं हो सकता जब तक हम धरने पे बैठे। जनपद बिजनौर की नूरपुर पुलिस ने एक 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को एक अज्ञात व्यक्ति ताजपुर से एक 6 वर्षीय बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया था और नूरपुर के जंगल में उसके साथ दुष्कर्म किया था और बाद में बच्ची को नए कपड़े दिलाकर ताजपुर जाने वाली बस में बैठा दिया था। बच्ची के पिता की तहरीर पर थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच में पुलिस ने 2 टीमें बनाई थी। पुलिस ने बच्ची के बताए गए रास्ते पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो एक व्यक्ति बच्ची को अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले जाता हुआ दिखाई दिया। मोटरसाइकिल और आरोपी के जूतों की पहचान के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और आरोपी को नूरपुर के बाजार से गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में बच्ची ने पहचान लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। 16/12 को ताजपुर कस्बे से एक अबोध बच्ची 8 साल की उसे एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लेके चला गया था और नूरपुर के पास खेतों में उसके साथ दुराचार किया गया था। इसकी सूचना उसके पीड़िता के पिता की ओर से थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज के उसे कुछ सहयोग मिला और उसमें जो टीमें लगी हुई थी कल उन्होंने उसे वर्कआउट किया, इसे गिरफ्तार किया गया है। देश प्रदेश की बाकी जात बिरादरी समाज को सरकार द्वारा मिलने वाली रियायतों की तर्ज पर प्रदेश के बुनकरों को भी उनकी जीविका चलाने की गर्ज में 14 जनवरी 2016 से सस्ते दामों पर बुनकर मशीन चलाकर अपना परिवार पालने के लिए रियायती दरों पर बिजली कनेक्शन देने के आदेश जारी कर दिए गए थे, जिसके चलते प्रदेश भर के उन बुनकरों जिनकी जीविका बिजली के मोटर से चलने वाली मशीनों से कपड़ा बुनकर अपना परिवार चलाने की है, उनको रियायती दरों पर बिजली कनेक्शन जारी किए गए थे, जिनका 1 महीने का 1 मशीन का रियायती बिल
शहरी इलाकों में 74 रुपए व गाँव में 64 रुपए के हिसाब से आता था। आरोप है कि मौजूदा वक्त में राज्य सरकार व विद्युत विभाग इस स्कीम को खत्म करने की ठान चुके हैं, जिसका सबूत है बुनकरों द्वारा हर माह बिल जमा करने के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा लाखों रुपए का बकाया दर्शाना। सरकार व विद्युत विभाग के इसी मंसूबे के खिलाफ बुनकर समाज के 2 जिलों मुरादाबाद व बिजनौर से आए हजारों लोगों ने बैठक में भाग लिया। बैठक की सदारत हाजी मन्नान अंसारी व निजामत माहिर शोहरावी ने की। आज जो मीटिंग बुलाई गई है ये उत्तर प्रदेश बुनकर विकास यूनियन की तरफ से सिहारा में जिला बिजनौर और जिला मुरादाबाद के बुनकरों की मीटिंग है। इसमें हमारी जो समस्या हमारे सामने आ रही है, जिस तरह से नंबर 1 कि वो मीटर रीडिंग से बिल निकाल रहे हैं, जबकि हमारे कानून के उसमें नियम के तहत मीटर रीडिंग से हम बिल नहीं देंगे, ये उसमें साफ लिखा है। दूसरा ये जो बकाया हमारे पर निकाला है वो बगैर रीडिंग की बकाया है, वो बकाया सब्सिडी की बकाया है सरकार की, हमारी बकाया नहीं है। हम बुनकर लोग तो अपना बिल कापी से हर महीने जमा कर रहे हैं। ये जो बकाया है ये राज्य सरकार की सब्सिडी की बकाया है, तो ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं, तो हम इसको क्यों दें? हमारे अगर आपकी मांग पूरी ना की गई तो क्या करेंगे फिर आप? अगर हमारी मांग नहीं पूरी की गई तो पहली बात तो हमारा कोई धरना प्रदर्शन का मसला तो है नहीं, ना हम किसी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे मसले से MD साहब से मुलाकात करेंगे। हमारी अगर समस्या का समाधान वहाँ नहीं होता है तो हम सीधे हाई कोर्ट जाएंगे। जो जिस नियम के तहत किसानों की भांति 4/2006 में हमें कनेक्शन मिले थे और जो फ्लैट रेट में बिजली दी गई थी 14 जनवरी इसी के तहत जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े या हम यहाँ के जो सरकारी विभाग के अधिकारी MD साहब से उनसे मुलाकात करके जाना पड़े उनके पास। मामला बिजनौर के बिलाई शुगर मिल का है, जहां किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना ही पैसा मांगने के लिए किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पिछले साल और उससे भी पुराना पैसे की बात करें तो बिलाई शुगर मिल पर लगभग 200 करोड़ रुपए बाकी हैं। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसानों को पैसा दिलाने का कई बार वादा कर चुके हैं और कई तारीखें भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक किसानों का पैसा नहीं मिल पाया। जहाँ 31 सितम्बर तक का वादा किया गया था वही तारीख गुजर चुकी है, लेकिन अभी तक मिल प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इसलिए हम मिल गेट पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। गन्ना भुगतान विगत वर्ष का गन्ना मूल्य भुगतान, इस वर्ष का भी जो गन्ना मूल्य भुगतान है वो आज तक नहीं हो पाया है खेत के साथ, जबकि उसमें गन्ना एक्ट में ये निश्चित है कि जिस दिन गन्ना हम गिरेंगे उसके 14 दिन बाद हमारा भुगतान हो जाना चाहिए। हमारी सरकारें पता नहीं किस क्या कहूँ मैं उनके बारे में कि वे घोषणा तो कर देती हैं कि उस तारीख तक हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले 30 जून बताया, उसके बाद मतलब कहना चाहिए सितंबर बताया, अक्टूबर बताया, नवंबर बताया, और अब तो मतलब 31 दिसंबर हो गया। अब क्या कहें, 31 दिसंबर बीत गया। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ पैसा मांगने जाए? इस मिल पे कितना पैसा किसान होगा? इस 200 करोड़, लगभग 200 करोड़ 200 करोड़ रुपया पुराना और नया मिलाकर 200 करोड़ 200 करोड़ रुपया। तो मिल प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? अभी कुछ ऐसा, अभी कोई वार्ता नहीं, वार्ता हुई लेकिन आश्वासन नहीं। देवबंद के गांव रणखंडी में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमीयत उलेमा हिंद का पुतला फूंका। ATS और NIA द्वारा उत्तर प्रदेश में दिल्ली से पकड़े गए संदिग्ध युवाओं की गिरफ्तारी होने के बाद जमीयत उलेमा हिंद द्वारा संदिग्धों की पैरवी करने के बयान पर भड़के हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। हिंदू जागरण मंच के मंत्री मोंकिस पुंडीर की नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमीयत उलेमा हिंद का पुतला दहन कर केंद्र सरकार से जमीयत पर बैन लगाकर सरकार से सजा की मांग की है। जो ये आतंकवादी पकड़े गए थे हमारे भारत से, जो जमीयत उलेमा हिंद के जो मालिक हैं ये कह रहे थे कि इनकी जो रिहाई का खर्चा होगा वो हम देंगे। जब तक ऐसे गद्दार भारत के अंदर जिंदा है तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। और मेरा कहना है सरकार से, जो सरकार के बड़े उच्च पायदान पर बैठे हैं उन्हें, और मेरा कहना है प्रशासन को, इन्हें या तो इस भारत देश से बाहर फिकवा दिया जाए या इन्हें उन सलाखों के पीछे बंद करवा दिया जाए जहां पे ना तो धूप जा सके ना खाना जा सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में गठित समिति में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को महासचिव की कमान सौंपी गई है, जिसको लेकर उत्तराखंड के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जिसके चलते बुधवार को हरिद्वार के ज्वालापुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे। इस दौरान सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जहाँ सभी ने महासचिव नियुक्त किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह हमेशा किसान और जनहित के कार्य करते रहेंगे। राहुल जी की करीब 200